आज हम पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है, अगर हम देखें तो जो प्लांट है उस प्लांट के ऊपर ये इस तरह से पस्ट्यूल्स नज़र आते हैं जो कि येलो या ब्राउन कलर के होते हैं, जो छोटे छोटे स्पैक्स के रूप में दिखाई देते हैं। इन पस्ट्यूल्स को, इस पार्ट को अगर हम अलग करें और इसका सेक्शन निकालें, तो जब हम सेक्शन निकालते हैं तो उस सेक्शन के अंदर आपको इस तरह का स्पोरेंजिया यूरेडियम जो है, यूरेडियम नज़र आता है। अगर यूरेडियम को हम देखें तो ये जो इसका एपिडर्मिस है, उपत्वचा है, उसके नीचे आके माइसीलियम इसका इकट्ठा हो जाता है और जो माइसीलियम होता है वो डाइक्रेटिक माइसीलियम होता है। और इस डाइक्रेटिक माइसीलियम के ऊपर अगर हम देखें तो जो यूरिडोस्पोर्स बनते हैं वो यूरिडोस्पोर्स राउंड या ओवल शेप होते हैं। और उसके अंदर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 जर्मपोर होते हैं और ये छोटे छोटे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका पूरा लेवलिंग देखें तो यूरिडोस्पोर्स, ये रप्चर्ड एपिडर्मिस जो बल्जिस सेल्स नज़र आ रही हैं, ये माइसीलियम नज़र आ रहा है। इसमें ये गोलाकार जो संरचनाएँ हैं वो पर्पोसी कोशिकाएँ हैं, होस्ट टिश्यूज हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इस यूरिडोस्पोर्स को अगर हम यहाँ ले जाएँ और इसकी बाह्य संरचना देखें तो ये वाटी या कैटेनुलेट होता है और अंकुरन होने पर इसके जो जर्मपोर हैं जो कि चारों कोनों पे परिधि पे 4 जगह इक्विलेटरल होते हैं, उनमें से दोनों एक एट टाइम 2 में से जर्म ट्यूब निकल सकती है। लेकिन जो अंकुरन नलिका है फाइनली एक ही अंकुरन नलिका आगे की तरफ वृद्धि करेगी और ये अंकुरन नलिका बना के नए माइसीलियम को जन्म देगी। और जो नया माइसीलियम है या पुराना माइसीलियम भी कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम देखते हैं तो ये कंपैरेटिवली डार्कर कलर चेस्टनट ब्राउन या गहरे भूरे रंग के स्पोर्स होते हैं। इनकी संरचनाएं देखें तो यूरिडोस्पोर्स जहाँ सिंगल सेल थे, टीलोस्पोर्स बाइसेल्ड हैं और इनकी आकृति भी गोलाकार नहीं होके शंक्वाकार है। अगर इनकी प्रत्येक कोशिका के अंदर देखें तो शुरू में 2 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन फाइनली दोनों न्यूक्लियस आपस में कैरियोगेमी के कारण मिलकर एक हो जाते हैं, केंद्रक संलयन हो जाता है और ये जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाता है। इसके बाद ये जो स्टेज है ये इसकी रेस्टिंग स्टेज मानी जा सकती है और इसके जब ऑप्टिमम कंडीशंस आती हैं तो ये अंकुरन नलिका बनाता है। इन टीलोस्पोर्स के अंदर एपिकल जो पार्ट है, एपिकल सेल है, उसके अंदर शीर्ष पर और नीचे वाले पर जो आपका लेटरल इक्वेटर है उसके पास जर्मपोर पाया जाता है। इसमें 2 ही जर्मपोर होते हैं जबकि यूरिडोस्पोर्स में 4 जर्मपोर होते हैं। इन जर्मपोर से एक प्रोमाइसीलियम निकलता है और इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर ये सेपरेट हो जाता है। जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस के कारण 4 डॉटर न्यूक्लियाई में परिवर्तित हो जाता है और चारों जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उन पर 2 पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो कि फीमेल के चार्ज को इंडिकेट करता है और 2 पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर ये जो है स्पोर्स, इनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिडियोस्पोर एक स्ट्रक्चर पे बनता है, उसको हम स्ट्रिग्मा कहते हैं, सिंगुलर स्ट्रिग्मेटा होता है। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स है, ये बेसिडियोस्पोर्स आप वीट के ऊपर जो है इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, बर्बरेज लीव्स पे चले जाएंगे और बर्बरेज लीव्स हिमालय के अंदर या हाई एल्टीट्यूड्स में मिलती है, वहाँ पर ये स्पर्गोनिया बनाएंगे और इन स्पर्गोनिया को अगर इसका सेक्शन काटते हैं हम तो हम देखते हैं कि होस्ट के अंदर ये क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर पैलिसेड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा था। स्टोमेटा के नीचे इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर माइसीलियम बना और इस माइसीलियम के अंदर जो है पिकनिया या स्पर्मेगोनिया बने। इनके अंदर पिक्नोस्पर्म या स्पर्मेटिया,
पिक्नोस्पोर को ही स्पर्मेटिया कहते हैं। और इसी तरह से जो रिसेप्टिव हाइफी हैं उनको स्पर्मेटियोफोर कहते हैं। एक जो पिक्नियम है उसके अंदर जो रिसेप्टिव हाइफी और या स्पर्मेटिया और स्पर्मेगोनिया जो बनते हैं वो कंपेटेबल नहीं होते हैं, इसलिए दूसरा जो पिक्नियम है उसमें बने हुए रिसेप्टिव हाइफी और पिक्नोस्पोर्स कंपेटेबल होते हैं इस तरह से, और इनके अंदर म्यूकस पाया जाता है। इस म्यूकस पर इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं और वो जब यहाँ फीडिंग करते हैं तो उनके लेग्स के साथ स्पर्मेटिया या पिक्नोस्पोर्स चिपक जाते हैं, और ये स्पर्मेटिया और पिक्नोस्पोर्स जो हैं जब वो इंसेक्ट दूसरी पिक्नियम पे फीडिंग करता है या गोनिया पे फीडिंग करता है तो उसमें ये स्पर्मेटिया या पिक्नोस्पोर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, और डिफरेंट चार्ज होने के कारण स्पर्मेटाइजेशन एक टेक्निक होती है प्लाज्मोगेमी की, जिसमें ये पिक्नोस्पोर्स की झिल्ली घुल जाती हैं और जो रिसेप्टिव हाइफी है वो भी सिंगल न्यूक्लिएट होता है तो उसमें चली जाती है, और इस तरह से ये डाइकेरेटिक माइसीलियम बना देते हैं। ये डाइकेरेटिक माइसीलियम नीचे की ओर इंटरसेलुलर स्पेसिस में बढ़ता है और बढ़ने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एशियम कहते हैं। ये एशियम कप की तरह की संरचना होती है और इसके ऊपर जो है एशियोफोर्स के ऊपर एशियोस्पोर्स लगते हैं। ये एशियोस्पोर्स सेसाइल होते हैं और चेन बनाते हैं, और इनकी जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल होती है, षटभुजाकार होती है, तथा प्रत्येक कोने के अंदर जो है एक जर्म पोर पाया जाता है। क्योंकि ये डाइकेरेटिक माइसीलियम से बने हैं इसलिए जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो भी डाइकेरेटिक होते हैं, लेकिन इनकी खूबी ये होती है कि ये वापस अंकुरित होकर जो है बारबरी लीव्स को संक्रमित नहीं कर सकते, इसलिए ये यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ पहुँचेंगे, नेचुरल कंडीशंस के अंदर यूरोप में या ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर दोनों तरह के होस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर जो है ये वीट के ऊपर या यूँ कहिए कि हिली एरियाज़ के अंदर जहाँ पर ये बुशेस भी पाई जाती हैं और वाइल्ड लाइफ्स ऑफ वीट, वाइल्ड स्पीसीज ऑफ वीट भी पाया जाता है, या यूँ कहिए कि वहाँ सब्सिक्वेंट 3 क्रॉप ऑफ कल्टिवेशन या ऑल सीजन्स में कल्टिवेशन होता है, वहाँ पे वीट अवेलेबिलिटी अगर है तो वहाँ पे ये एशियोस्पोर्स उड़ के पहुँचता है और वहाँ पर ये संक्रमण देता है। ये संक्रमण देने के बाद में जो माइसीलियम बनेगा उस माइसीलियम पर वापस एशियोस्पोर नहीं बन के यूरिडोस्पोर्स बनता है। तो इस तरह से ये साइकिल हुआ कि सबसे पहले यूरिडोस्पोर्स बना, यूरिडोस्पोर्स टर्मिनेट हुआ, उसने जो है माइसीलियम बनाया, माइसीलियम से टीलियोस्पोर्स बना, टीलियोस्पोर्स अंकुरित हुआ, उसने बेसिडियोस्पोर्स बनाया, और जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो बेसिडियोस्पोर्स ने वापस जो है बेसिडियोस्पोर्स एक तरह से हैप्लॉइड स्पोर है, क्योंकि अर्धसूत्रण यहाँ पे जब टीलियोस्पोर्स का जर्मिनेशन हो रहा था तो उस टाइम जो डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस था उसका सेल डिवीजन हो गया था, मियोसिस हो गया था, तो इसलिए जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, पतली भित्ति वाले हैं, और एक ही तरह का ये माइसीलियम बनाएंगे, या तो प्लस का बनाएंगे या माइनस का बनाएंगे, या तो फीमेल टाइप बनाएंगे या फिर मेल टाइप बनाएंगे, और उनके ऊपर ये जो स्पर्मेगोनिया बनेंगे, ये या पिक्निया भी कहते हैं हम, बनेंगे। उनके अंदर बनने वाले रिसेप्टिव हाइपी और पिक्नोस्पोर्स एक ही संरचना में बनने वाले रिसेप्टिव हाइपी और पिक्नोस्पोर कंपेटेबल नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे से जो कीट इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट किए जाएंगे उससे स्पर्मेटाइजेशन टेक्निक के द्वारा प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया होगी, और प्लाज्मोगेमी के द्वारा डाइकेरेटिक माइसीलियम बन जाएगा, और जो डाइकेरेटिक माइसीलियम होगा वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर बढ़ेगा, और इंटरसेलुलर स्पेसिस पे बढ़ा के लोअर एपिडर्मिस पे नीचे जाके स्टोमेटा के पास एग्रीगेट हो जाएगा, और वहाँ पर चेन्स के अंदर एशियोस्पोर्स बनते हैं। जो एशियोस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम एसिडियम कहते हैं, और ये फिर जो संक्रमित वापस, क्योंकि बारबरेज को नहीं कर सकते इसलिए वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, और वीट के प्लांट को माइसीलियम जो फैलेगा उस माइसीलियम पर जो संरचनाएं बनेगी वो यूरिडोस्पोर्स बनेंगी।
इस तरह से हम देखते हैं कि यूडोस्पोर से टीलोस्पोर, टीलोस्पोर से बेसिडोस्पोर, बेसिडोस्पोर से एशियोस्पोर, एशियोस्पोर से यूडोस्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह से लाइफ फक्सिनिया का लाइफ साइकिल पूरा होता है। लेकिन इस पूरे सर्किल में केवल यूडोस्पोर ही एक ऐसा स्पोर है जिसको हम रिपीटिंग स्पोर्स कहते हैं, जो कि अगर अनुकूल कंडीशन है तो वापस नए यूरेडिया को जन्म दे सकता है, यूरेडियम बना सकता है। और अगर एडवर्स कंडीशन होने जा रही है तो वो टीलोस्पोर्स बना देगा, और जो टीलोस्पोर्स हैं वो फिर बाद में बेसिडोस्पोर्स बनाएंगे। इस प्रकार से ये पक्सिनिया जो है उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। थैंक यू।